एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि तेंजू की प्रेजेंस उसकी आंटी भी महसूस कर लेती है। वो पीछे घूमकर उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। तेंजू उसके पास धीरे धीरे चलकर जाती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसे देख वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिसके जवाब में उनसे वो एक सवाल कर लेती है कि उसके हेल्पर्स कहाँ हैं। उसकी आंटी उसे बताती है कि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक हेल्पर को रख सके। फिर वो उसे बैठने के लिए कहती है। वो पास के ही एक टेबल को साफ करने लग जाती है तेंजू के बैठने के लिए, लेकिन तेंजू पहले ही वो टेबल को साफ कर देती है। थोड़ी देर कुछ ऑकवर्ड बातें करने के बाद तेंजू उन्हें 2000 युआन का अमाउंट देती है और उनसे कहती है कि ये वो पैसे हैं जो उसके डैड ने उनसे लिए थे। ये अमाउंट उसने अपनी कॉमिक की वजह से कमाया है। और फिर वो मूड को लाइट करने के लिए कहती है कि इस पैसे से वो हेल्पर्स रख सकते हैं और अगर वो ना मिले तो वो उसे बुला सकती हैं, वो उसकी हेल्प कर देगी। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन गेट पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर अपनी आंटी को देखती है कि वो कभी भी उसे कुछ भी औ करती थी। उल्टा वो खुद और उसकी फैमिली उन्हें बहुत कुछ औ करती थी। उन्होंने ब्लड रिलेटेड ना होते हुए भी उसे रहने के लिए घर दिया, उसकी ग्रैंडमा को भी रहने के लिए। वो इन सब के लिए थैंकफुल है। और इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी आंटी भी वहाँ बैठकर रोने लगती है। बाहर तेंजू को फैंग का कॉल आता है कि नेक्स्ट चैप्टर के कॉमिक स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए उसे ऑफिस आना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब सेंसन घर पहुंचती है वो तेंजू और उसकी ग्रैंडमा को बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता और उसे अजीब सी स्मेल आती है। देखने पर उसे पता चलता है कि वो किचन में गैस ऑन है और तेंजू की ग्रैंडमा बेहोश पड़ी है। तेंजू के ऑफिस पहुंचने पर सब कुछ खाली होता है कि तभी सब अचानक से उसके सामने आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। इसके बाद वो सभी उसे एक गिफ्ट देते हैं और उसे बताते हैं कि बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये गिफ्ट उसके लिए डिसाइड किया है। खोलने पर वो देखती है कि उसकी कॉमिक स्टासी रोज की फिजिकल कॉपी उन्होंने उसे गिफ्ट की थी, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो भागते हुए जाने लगती है और हम दूसरी तरफ एनबे को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा होता है। सीन चेंज होता है। हम तेंजू और फेंग को हॉस्पिटल में भागते हुए देखते हैं। पहुंचने पर उन्हें सेंसन मिलती है जो बताती है कि उसकी ग्रैंडमा उसके बर्थडे के लिए कुछ बनाना चाहती है, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया और खुद शॉपिंग पर चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो वो बेहोश थी क्योंकि उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया था। ये सुन तेंजू की आंखों से आंसू आने लगते हैं और सेंसन उसे सॉरी कहती है, उसे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। तभी डॉक्टर्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि तेंजू की ग्रैंडमा की हालत ठीक नहीं है क्योंकि वो बहुत ओल्ड है और उन सब वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये सुन तेंजू परेशान हो जाती है और पागलों की तरह एनबे को बुलाने लगती है क्योंकि सिर्फ वही उन्हें ठीक कर सकता था। फिर उसे याद आता है कि उसने टेलीपैथी खत्म कर दी है, इसीलिए वो बाहर भागने लगती है और उसके पीछे पीछे सेंसन और फैंग। गेट पर वो गिरने ही वाली होती है कि एनबे उसे पकड़ लेता है और फिर वो टाइम फ्रीज करके उसकी ग्रैंडमा के पास जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स को भी बाहर भेज वो उसकी ग्रैंडमा पर अपने गैजेट से कुछ करता है और फिर कहता है कि वो अब ठीक है। तेंजू अपनी ग्रैंडमा को आवाज़ देती है और थोड़ी देर में वो उठ भी जाती है और इस बार उन्हें तेंजू याद थी। ये देख तेंजू और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एनबे उन दोनों को वहाँ छोड़कर बाहर चला जाता है। सीन चेंज होता है और एनबे तेंजू को कहीं लेकर जा रहा होता है और उसके ये पूछने पर कि वो यहाँ कैसे आ गया, वो जवाब देता है कि वो तेंजू का पीछा कर रहा था। फाइनली एनबे उसे एक समुद्र के किनारे लेकर जाता है और तेंजू कहती है कि वो अगर मेटियोर शॉवर उसे दिखाने वाला है तो ये बचकाना है, लेकिन एनबे उसे उसका पुराना घर दिखाता है जो जल गया था और अब वो बिल्कुल पहले जैसा था। ये देख वो उसकी तरफ भागने लगती है और वहाँ पहुँचकर वो पूछती है कि क्या ये कोई सपना है। एनबे उसे एश्योर करता है कि ये कोई भी सपना नहीं है। वो हमेशा अपना घर चाहती थी और ये उसका अपना ही घर है, उसे बस इसे रिस्टोर करवाना है। वो इस धरती का नहीं है लेकिन वो तो है और उसे अपने घर में ही रहना है। वो जाने लगता है, लेकिन तेंजू उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या वो उसके लिए बिल्कुल भी कुछ फील नहीं करता, और अगर ऐसा है तो इस बार उसके पास कौन सा बहाना है। पिछली बार तो वो ड्रंक था, तो इस बार क्या है। एनबे घबराते हुए कहता है कि वो जो चाहती है वो उसे नहीं दे सकता है और ये कंसेशन है उसे हर्ट करने के लिए। तेंजू उसके पास जाती है और उसे अपने हाथों के बीच ट्रैप कर लेती है और ये सीन बहुत फनी होता है। ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा सा डीमन एक छोटे बच्चे से डर रहा हो। तेंजू एनबे से कहती है कि लास्ट टाइम जब उसने किस किया था तो उसने अपनी हार्ट बीट के साथ उसकी भी सुनी थी जो बहुत तेज चल रही थी। एनबे घबराते हुए मना करता है और तेंजू उसे बोलती है कि वो फिर से ट्राई करते हैं और इसलिए वो उसे किस कर देती है और फिर से वो उसकी हार्ट बीट को सुनती है और उसे चिढ़ाने लगती है। इसके बाद वो उसे अपने घर में लेकर जाती है जो कि एनबे को अनकंफर्टेबल कर देता है। वो उसे नूडल्स बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे खुद ही बनाने लगती है और जब भी वो उठता है तो उसे परेशान करती है। इसके बाद वो शॉवर लेने के लिए कहता है। वहाँ भी वो उसे थोड़ी देर परेशान करती है, लेकिन फिर वो बाहर खड़ी होकर उसे शॉवर लेते हुए सुनने लगती है। थोड़ी देर में शॉवर से पानी आना बंद हो जाता है
और एनबे तेंजू को हेल्प के लिए बुलाता है। वो बाहर से खड़ी होकर उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि वो वाल्व को ठीक करे, वहाँ से फिर से शॉवर ऑन हो जाएगा। लेकिन एनबे को तो वो मिल ही नहीं रहा था और इसीलिए तेंजू अंदर आ जाती है और एनबे हड़बड़ी में खुद को कवर कर लेता है। वो उसको गोद में उठाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी हाइट वाल्व तक पहुंच नहीं रही थी। पहले तो एनबे स्केप्टिकल था, लेकिन जब वो उससे धमकी देती है तब वो उसे उठा लेता है और वो किसी वाल्व को ठीक करती है और दोनों के ऊपर शॉवर ऑन हो जाता है। एनबे उसे नीचे उतारता है और उसकी तरफ उसे किस करने के लिए बढ़ने लगता है कि तभी तेंजू उसके मुंह पर छींक देती है और एम्बैरेस होकर भाग जाती है। फिर एनबे बाहर जाता है और तेंजू उसे रूम में बेड पर सोने का कहकर खुद लिविंग रूम में कोच पर सोने जाती है और कहती है कि उसे रीपे कर रही है। इसके बाद एनबे को ज़ियाओ का मैसेज आता है, अगले दिन उसके लिए शिप आने वाली है, इसीलिए उसे तुरंत ही वापस आना होगा। एनबे ये सुन थोड़ा दुखी हो जाता है और फिर वो तेंजू को बेड पर सुला देता है, लेकिन उसका ये बिहेवियर देख तेंजू समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो इस थॉट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती क्योंकि एनबे उसके बगल में लेट जाता है। कुछ देर तक शांत रहने के बाद तेंजू एनबे से पूछती है कि वो उसके बारे में बताए, जैसे वो कितने साल का है, उसका ब्लड ग्रुप, उसका बर्थ डेट एक्सेट्रा। ये सुन एनबे उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है, तो तेंजू उसे शर्माते हुए कहती है अब उसका टेलीपैथी का सीन फिर से कनेक्ट हो गया है और क्वांटम सी के रूल्स के हिसाब से तो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। एनबे स्माइल करता है और फिर बताता है कि अर्थ के हिसाब से उसकी एज 30 ईयर्स है और स्टासी रोज प्लैनेट में बर्थ डेट नहीं होते हैं। तेंजू से पूछती है कि क्या वहाँ उसकी कोई फैमिली है, जिस पर वो सैड होकर ना में जवाब देता है। तेंजू मूड को ठीक करने के लिए कहती है कि उसका बर्थडे आज के दिन ही मनाएंगे क्योंकि आज उसका भी बर्थडे है, ऐसे डबल सेलिब्रेशन भी होगा और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर एनबे फिर से हंसने लगता है और तेंजू सो जाती है। थोड़ी देर बाद एनबे उठता है और उसे ठीक से सुलाकर वापस घर चला जाता है। वहाँ वो ज़ियाओ को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो तेंजू और स्टोन का ध्यान रखे, कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे तुरंत कांटेक्ट करे। और फिर वो उसे तेंजू की पसंद की चीज़ें बताने लगता है और लास्ट में कहता है कि अगर उसने तेंजू को अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो वो वापस आकर उसे जिंदा ही पका देगा। ज़ियाओ एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि एनबे की जगह वो स्टासी रोज वापस जाएगा। वैसे भी एनबे ने उसकी बहुत मदद की है, स्पेशली उसे स्टासी रोज में ना पकड़वाकर। ये सुन एनबे उसे बेवकूफ़ कहता है और याद दिलाता है कि वो कितनी डेस्परेटली स्टासी रोज से आज़ाद होना चाहता था। ज़ियाओ से इंसिस्ट करता है और फाइनली एनबे मान जाता है। ये सुन कि अर्थ पर भी तेंजू को प्रॉफिट से खतरा है। अगली सुबह दोनों शिप के लिए निकल जाते हैं और ज़ियाओ रिक्वेस्ट करता है कि इससे पहले वो सेंसन से मिलने जाना चाहता है और फिर दोनों सेंसन के शो में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच ज़ियाओ उसे इमोशनल होकर मिलता है, लेकिन सेंसन बार बार उसे एक ही सवाल पूछ रही थी कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, और हर बार वो कुछ झूठ कहता है और अपना प्यार कन्फेस नहीं करता। सेंसन उसे उसका कोट रिटर्न करती है जिसका बटन उसने ठीक कर दिया था और उसके जाते वक्त वो उसे पीछे से हक कर लेती है। वो उसे कहती है कि वो नहीं जानती कि वो बार बार क्यों भूल जाती है, लेकिन उसे इतना पता है कि मिस्टर नोबडी जो सॉन्ग उसने लिखा है वो उसके लिए है और मैनेजर ने भी उसे बता दिया है कि उसे ये मौका ज़ियाओ की वजह से ही मिला है, और रोने लगती है। सीन चेंज होता है। ज़ियाओ बाहर आकर एनबे से कहता है कि वो सेंसन की मेमोरी को इरेज कर दे। एनबे उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछता है और ज़ियाओ हाँ में सर हिलाता है। एनबे ऐसा ही करता है और फिर कार में आकर दोनों जाने लगते हैं, मगर ज़ियाओ बहुत अपसेट था और दूसरी तरफ सेंसन सब कुछ भूलकर अपने सॉन्ग को गा रही थी। एनबे ज़ियाओ से कहता है कि उसे ऐसे अपसेट नहीं होना चाहिए, तो ज़ियाओ उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो तो तेंजू के थॉट्स को पढ़ सकता है, लेकिन वो अपने प्यार के साथ ये भी नहीं कर सकता। और यहाँ रिवील होता है कि दोनों ही स्टासी रोज वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। तभी एनबे को तेंजू की आवाज़ आती है जो उसे बुला रही थी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। पहले वो वहाँ जाती है जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। इसके बाद वो उसे मेट्योर शॉवर की जगह जाती है और हर जगह वो स्टासी रोज कॉमिक के कुछ पेजेस को छोड़ती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ये सुनते सुनते एनबे की आंखों से आंसू आने लगते हैं और ये ज़ियाओ देखकर समझ जाता है कि वो तेंजू की आवाज़ सुन रहा है। इसके बाद दोनों स्टासी शोर पहुँच जाते हैं जहाँ उनका शिप उन्हें लेने आया था। वो दोनों एक बार फिर से उस अर्थ को देखते हैं जहाँ दोनों 12 साल रहे और फिर से उसमें चले जाते हैं। और उस शिप के जाते हुए पहले सेंसन, फिर फेंग, फिर तेंजू की ग्रैंडमा और सबसे लास्ट में तेंजू देखती है और सभी को कुछ फील होता है और तेंजू समझ जाती है कि एनबे जा चुका है। सीन चेंज होता है जहाँ सेंसन अपनी लाइब्रेरी की पिक्चर्स को देख सोच रही थी कि ये उसने कब की, और फिर उसे उसका मैनेजर का फ़ोन आता है जो उसे नया सॉन्ग लिखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ तेंजू अपने ऑफिस डेस्क पर सो रही होती है कि मैनेजर हुआ आकर उसे डांटने लगते हैं। उसे कहते हैं कि वो फेंग की स्टूडेंट होकर उससे आलसी होना ही सीख रही है। उसके जाने के बाद फेंग उसके पास आता है और उसे पूछता है कि वो कैसी है और एनबे का कोई मैसेज आया, जिसका वो ना में जवाब देती है
और हमें पता चलता है कि एनबे को गायब हुए पूरे 31 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। वो उसे क्रैब्स के बीच में ढूंढती है और उसके मैसेज का इंतज़ार करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मैनेजर हुआ अंदर आकर तेंजू को सॉरी कहते हैं कि नया एपिसोड अपलोड हो गया है, लेकिन इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था ये कैसे हुआ। और फिर उसे क्लिक होता है एनबे, और इसके साथ ही हम कई सारे सीन साथ में देखते हैं जहाँ तेंजू बीच पर थी, अपने घर पर थी, ड्रॉ कर रही थी और हर जगह वो एनबे को याद कर रही थी। और ये भी कि वो अपने ग्रैंडमा को अपने पुराने घर में ले आई थी। और तभी उसे एनबे का मैसेज भी मिलता है जिसमें उसे पीछे से ज़्याओ डिस्टर्ब करता है। एनबे उसे कहता है कि ये मैसेज उससे देर से मिलेगा क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन वो उसे बताना चाहता है कि वो सॉरी है उसे ना बताकर जाने के लिए। और वो बताता है कि जब असली प्रॉफिट की डेथ 12 साल पहले हुई थी तब उन्होंने ही स्टोन को अर्थ पर भेजा था, जिसे उसके डैड ने उठा लिया था और उसे दे दिया था। जिसके बाद वो कहता है कि स्टासी रोज में बस वो और ज़्याओ ही ऐसे हैं जिसमें फीलिंग्स है, और ज़्याओ अपने प्यार को हमेशा याद करता है। और तेंजू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुश भी थी कि उसे एनबे के बारे में पता चल गया है कि वो ठीक है। सीन चेंज होता है और तेंजू बैठकर अपने कॉमिक को रीड कर रही थी और उसकी ग्रैंडमा उसे आकर सोने के लिए कहती है। वो स्माइल करते हुए उन्हें जवाब देती है। तभी उसके गले में पड़े स्टोन हलचल होती है और वो देखती है कि उसके जैसी दिखने वाली एक लड़की उसके रूम में अंदर आती है और डरते हुए उससे एनबे को बचाने की रिक्वेस्ट करती है और फिर एक क्रीपी सी स्माइल देती है। इसी सस्पेंस के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है और इसका सेकंड सीजन ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।